प्रणाम। आज हम इस भाग में देखेंगे डाइवर्सिफाइड खेती और उससे क्या लाभ है। तो डाइवर्सिफाइड खेती और उससे लाभ, ऐसी खेती जिसमें फार्म का संगठन कई पदार्थों के उत्पादन के लिए होता है तथा इसमें से प्रत्येक प्रत्यक्ष रूप से आय के साधन होते हैं, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहलाती है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग से लाभ, नंबर 1, उत्तम फसल चक्र बनाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। फसल चक्र अच्छा बना करके उत्पादन बढ़ाना। फार्म पर आय शीघ्रतापूर्वक एवं पूरे वर्ष बनी रहती है। पूरे वर्ष आय बनी रहती है डाइवर्सिफाइड खेती से। जोखिम कम होता है क्योंकि कोई न कोई फसल हर मौसम में तैयार होती है। अगर एक फसल अपनी हानि भी दे दी, उसने घाटा हो गया, तो दूसरी फसल से हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो क्या क्या है, फसल चक्र बना करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, पूरे वर्ष भर आय बनी रहती है और जोखिम की संभावना कम होती है। नंबर 4, बाजार भाव के उतार चढ़ाव का कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि सभी फसलों का बाजार भाव एक साथ नहीं गिर सकता। कोई न कोई फसल का भाव बढ़ा रहेगा, तो एक से अधिक फसलें उगाने से यह लाभ होता है। यह दिख रही है रेंचर फार्मिंग। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती का अर्थ एवं प्रमुख लाभ लिखिए। मिश्रित खेती क्या है? तो मिश्रित खेती का अर्थ और प्रमुख लाभ, कृषि के साथ साथ पशुपालन की पद्धति मिश्रित खेती कहलाती है। कृषि के साथ साथ पशुपालन करना। कृषि के साथ साथ पशुपालन की पद्धति मिश्रित खेती कहलाती है। अर्थात मिश्रित खेती खेती की वह प्रणाली है, मिश्रित खेती खेती की वह प्रणाली है जिसमें फसलोत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन भी किया जाता है। मिश्रित खेती में मिश्रित फसल और मिश्रित खेती में अंतर है ना। मिश्रित खेती कृषि के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन करना। लाभ कौन कौन से हैं मिश्रित खेती में? खेती के अलावा आय के अन्य साधन उपलब्ध होने पर कृषि की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। खेती के अलावा आय के अन्य साधन उपलब्ध होने पर कृषि की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लाभ दूसरा, कृषि एवं पशुपालन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक में। फसल के अवशेष पशुपालन में काम आ जाते हैं। पशुपालन से जो हमें जैविक खाद मिलती है वह कृषि काम आ जाती है। तीसरा, एक व्यवसाय में यदि निवेश की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी पूर्ति दूसरे से की जा सकती है। अतः दोनों व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन लाभदायक सिद्ध होता है। चौथा, भूमि का पूरी तरह उपयोग होता है। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को पूरे वर्ष रोजगार
मिलता है। अगला प्रश्न है, जैविक खेती क्या है? इसके 4 गुण लिखिए। तो जैविक खेती यह कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें कृत्रिम उर्वरकों एवं रसायनों को फसल चक्र से दूर रखा जाता है। कृत्रिम उर्वरक और रसायन फसल से दूर रहते हैं। यह खेती फसल चक्र, फसल अवशेषों, पशुओं से प्राप्त खाद एवं विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग पर आधारित है। फसल चक्र, फसल अवशेष, पशुओं से प्राप्त खाद और विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पाद, जैविक पदार्थ जिसको कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, के प्रयोग पर आधारित है तथा भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने यानी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने, वृद्धि तत्वों की पूर्ति करने एवं कीटों तथा खरपतवारों के नियंत्रण, कीटों का भी नियंत्रण हो जाता है और खरपतवारों का भी नियंत्रण हो जाता है, नियंत्रण के लिए क्रमशः जैविक खाद एवं जैविक पीड़क प्रणाली पर टिकी है। जैविक खाद का उपयोग करना, कृत्रिम उर्वरकों का या रसायनों का उपयोग न करके जैविक खाद और जैविक ही कीटनाशक बना करके उनका उपयोग करना जैविक खेती कहलाती है। इसके गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1, यह खेती हमारे पारितंत्र को और संतुलित करती है, पर्यावरण को संतुलित बना करके रखती है। देख रहे हैं हम भारत में सहकारी खेती, सभी लोग मिल करके, यहाँ टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई नहीं रहती है खेती, सब लोग मिल करके करते हैं। जो उत्पादन होता है उसमें सभी का हिस्सा होता है बराबर। तो जैविक खेती के गुणों में भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। नंबर 2, जैविक खेती से उपज की लागत कम होती है। इसके द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन होता है, क्योंकि जैविक खाद बहुत सस्ती होती है और हमारे गोबर की खाद में उत्पादित जो पदार्थ होंगे, भोज्य पदार्थ, उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। यह खेती कृषि निर्यात को बढ़ाने में सहायक है। विदेशों में इसकी खूब मांग है ऐसे उत्पादों की। अगला प्रश्न चलते हैं, जैविक खेती के सिद्धांत लिखिए। तो जैविक खेती के सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, उच्च गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थों का उत्पादन करना, मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता में वृद्धि करना। तीसरा, इसके द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन होता है। और चौथा, यह खेती कृषि निर्यात को बढ़ाने में सहायक है, यही महत्व भी है। अगला प्रश्न चलते हैं इसी से जुड़ा हुआ, जैविक खेती का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। तो उत्तर, उपयोगिता पहले लेते हैं। वर्तमान परिवेश में जैविक खेती का बहुत महत्व है। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक स्रोतों के अत्यधिक दोहन एवं कृषि कार्यों में रसायनों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हुआ है। रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति का बहुत ह्रास हुआ है तथा हमारा पारितंत्र अत्यधिक अव्यवस्थित होने लगा है। जैविक खेती द्वारा हम अपने पारितंत्र को संतुलित रख सकते हैं तथा भूमि की उत्पादकता को बनाए रखकर कृषि को स्थायित्व या स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। महत्व, नंबर 1, उच्च गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थों का उत्पादन। नंबर 2, मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता में वृद्धि करना। नंबर 3 आता है, नंबर 2, मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता में वृद्धि करना। नंबर 3, इसके द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन होता है और यह खेती कृषि निर्यात को बढ़ाने में सहायक है। अर्थात जो लाभ है उसी को महत्व में लिख देंगे। देख रहे हैं आप मिश्रित खेती या मिश्रित खेती में
लहसुन के साथ मिर्च की खेती। कौन सी खेती है? मिश्रित खेती। लहसुन के साथ मिर्च। अगला प्रश्न आता है सामूहिक खेती। इस प्रकार की खेती में किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व न होकर एक समुदाय का स्वामित्व होता है। एक व्यक्ति का स्वामित्व न होकर के एक समुदाय का स्वामित्व होता है सामूहिक खेती में। खेती की इस प्रणाली में सभी सदस्य अपनी भूमि, पशुधन व संसाधन सोसाइटी के नाम कर देते हैं तथा सोसाइटी के सभी सदस्य एक प्रबंध कमेटी के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। इस खेती द्वारा प्राप्त आय पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है। एक सोसाइटी होती है, जो भी उत्पादन होगा उस पर एक सोसाइटी का अधिकार होगा। अब देखते हैं अगले सहकारी खेती। खेती की इस प्रणाली में किसानों की व्यक्तिगत भूमि से एक संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है। कार्य के प्रकार एवं भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। क्या होता है सहकारी खेती? इस प्रणाली में किसानों की व्यक्तिगत भूमि से एक संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है। कार्य के प्रकार एवं भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे 4 भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग होता है सहकारी उन्नत खेती, दूसरा सहकारी संयुक्त खेती, तीसरा सहकारी काश्तकार खेती। सहकारी उन्नत खेती, सहकारी संयुक्त खेती और तीसरा सहकारी काश्तकार खेती। चौथा होता है सहकारी सामूहिक खेती। शुष्क खेती करने हेतु जल संरक्षण की विधि व फसलों के गुण लिखिए। शुष्क खेती करने हेतु जल संरक्षण की विधि व फसलों के गुण। तो जल संरक्षण की विधियां हैं, जल को संरक्षित करके कैसे रखा जा सकता है। विधि नंबर 1 खेत की मेड़बंदी करना, दूसरा उथली जुताई करना। खेत की मेड़बंदी कर दी जाए और जुताई कैसी की जाए, उथली कम गहरी। उचित खादों का उपयोग करना, जीवांश वाली खाद जिसमें नमी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। चौथा फसलों का उचित चुनाव। कैसा चुनाव? जो कम पानी चाहती है ऐसी फसल बोना। इसमें ज्वार, बाजरा, चना, अरहर, अलसी आदि। अब फसलों के गुण कौन से रहेंगे? कौन सी फसलों के? शुष्क खेती करने वाली फसलों के गुण। जैसे ज्वार, बाजरा, चना, अरहर, अलसी क्यों ली जाती है? ये इनके निम्न गुण होते हैं। नंबर 1 जल की कमी को सहन कर सके। ये जितनी भी फसलें हैं जो कम पानी चाहने वाली है, ये जल की कमी को सहन करती है। दूसरा शीघ्र पकने वाली, जल्दी पक आती है। जब तक पानी सूखता तब तक यह अपना जीवन काल पूरा कर लेती है। थोड़ी नमी में अंकुरित हो सके। इनको अंकुरण के लिए ज़्यादा नमी की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। जैसे गेहूँ है 70% नमी होना अनिवार्य है और यह 50% नमी पर ही उगाती है। चलिए जल संरक्षण की विधियों में
पहली, दूसरी, तीसरी विधि के बाद अगली विधि आएगी 5वां नंबर। पाँचवां नंबर विधि आएगी बुआई का ढंग। तो कम पानी चाहने वाली फसलों को कैसे बोया जाए? फसलों की बुआई पंक्तियों में करें, दूर दूर पंक्तियों में, ताकि निराई गुड़ाई में आसानी हो। और छठवां, गहरी जुताई करना चाहिए, यानी ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाए। देख रहे हैं संयुक्त रूप से किस प्रकार से केले की फसल उगाई जा रही है अधिक उत्पादन लेने के लिए। कार्बनिक खेती यानी जैविक खेती किस प्रकार से उत्पादित की जाती है। टमाटर, आलू, जैविक उत्पाद, सब्जियां, पालक, तो गृह कार्य इस इकाई का आता है। विशिष्ट खेती किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखिए। दूसरा, शुष्क खेती की सफलता के लिए 4 उपाय दीजिए। तीसरा, भारतीय परिस्थिति में मिश्रित खेती सबसे उपयुक्त है, कारण बताइए। और चौथा है डाइवर्सिफाइड खेती और उसके लाभ लिखिए। प्रणाम।